हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी जून की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, वो फर्स्ट टाइम दे रहा है या इस बार कुछ मार्जिन से उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ रह गया है थोड़ा, नेट हो गया है, तो जेआरएफ नहीं हुआ है। कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी है। कुछ गलती वही रिपीट कर रहा है जो पहले से की, वही इस बार भी रिपीट हो रही है। तो उस स्टूडेंट के लिए आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूँकि हमारे साथ कनेक्ट है आज अपूर्वा चौक से, और अपूर्वा चौक से हिस्ट्री के अंदर और पेपर फर्स्ट के अंदर दोनों का अगर मैं स्कोर आपको बताऊं इस बार नेट जेआरएफ के अंदर तो 218 नंबर इनके रहे हैं आउट ऑफ 300। और इसमें हिस्ट्री का जो पार्ट है वो 79 क्वेश्चन इनके सही है, यानी कि 158 नंबर इनके हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर है। तो 158 यानी कि 79 क्वेश्चन कोई कम नहीं है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इनके द्वारा काम किया गया। किस प्रकार से इन्होंने ये मेहनत की, क्योंकि मेरिट भी इस बार अच्छी खासी गई है और इनका मेरिट से बिल्कुल टॉप पे रहा है बिल्कुल स्कोर। तो ये आपके लिए जानना आज शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी और इनका जो स्ट्रगल है, मान लिया फैमिली को साथ में मैनेज करते हुए, एक मैरिड लाइफ को जीते हुए, साथ में अभी जो बच्चा है वो भी ज्यादा मतलब अभी लगभग 1 साल का कल ही कंप्लीट हुआ है। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए इन्होंने जेआरएफ के अंदर आपका इस बार अपना जो स्कोर है इतना अच्छा किया है, टॉप किया है। और हमारे साथ लगभग ये पिछले 7-8 महीने से कनेक्ट थी और अच्छी मेहनत इन्होंने की है इस बार। तो सबसे पहले अपूर्वा बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। तो एक बार थैंक आप यू। ब्रीफली इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिया और मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को बता सकूं कि आप किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली इंजीनियरिंग रहा है। मैंने बीए किया है, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, स्पेशली मेरे पापा। तो इसके कारण मैंने यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट करी। यूपीएससी की तैयारी करी, उसके बाद में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा 2 बार और मेरा हिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद में मैंने एमपीपीएससी की भी तैयारी करी थी साइमल्टेनियसली, उसका इंटरव्यू भी दिया है। और उसके बाद में मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हिस्ट्री काफ़ी बढ़ गया था और मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती थी, तो सबको ऐसा लगता था कि मैं एजुकेशन वाली फील्ड में भी जा सकती हूँ। तो उस दौरान मैं एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए पढ़ाती भी थी। फिर धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे हिस्ट्री के अंदर कुछ स्पेशलाइज़ेशन करना चाहिए। तो पढ़ाते-पढ़ाते मतलब मैं अनअकैडमी वगैरह पे पढ़ाती थी और मेरा यूट्यूब चैनल भी था। मैंने सोचा कि मैं इग्नू से एमए कर लेती। तो मैंने इग्नू के एमए में अभी 2 साल पहले 3 साल पहले एडमिशन ले लिया कि चलो ये करते-करते फिर उसी दौरान मुझे नेट जेआरएफ के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे है ना एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन करना ही है और वो मेरा एक फॉर्टे होना चाहिए। तो उस दौरान मैंने सोचा कि नहीं, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करती हूँ। फिर लास्ट जब फ़रवरी 28th ऑफ फ़रवरी को एग्ज़ाम हुआ, उसके पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, बट 21st ऑफ जनवरी को लास्ट ईयर ही मेरी बेटी का हुआ, तो डिफ़िकल्ट था, नहीं हो पाया उस समय मेरा। तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी और ऐसे ही एग्ज़ाम दिया, तो मेरे 70 भी क्वेश्चंस करेक्ट थे उस समय। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़े से गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, कोई मेरे साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहे, कुछ मुझे गाइड कर सके, बता सके कि मैं कैसे इसे क्रैक कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो हम फैक्ट्स को नहीं, हम कांसेप्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। और वैसे ही यदि इग्नू की भी मैंने जब है ना एग्ज़ाम्स दिए, तो कांसेप्ट्स को मैं अच्छे से समझ लिया था, तो वहाँ मेरा बेस था। अब नेट जेआरएफ के अंदर फैक्चुअल डेटा पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो इतने सारे वीडियोज़ में मुझे लगा कि नहीं, मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ और मैं आपसे क्लास ले सकती हूँ। तो फिर मैंने आपकी क्लास अप्रैल में जॉइन करी थी, 23rd 24th ऑफ अप्रैल से मैंने आपकी क्लासेस करना स्टार्ट कर दी थी। फिर उस समय फिर मैंने अपनी स्टार्ट करी थी जून 16 जून के आसपास एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, बट फिर भी मुझसे जैसे बना और मैं उस समय आपकी क्लास अटेंड करती थी, उसने मुझे ये हेल्प करी कि मुझे समझ में आया कि मुझे फैक्ट्स पे किस तरीके से फ़ोकस करना है। और कंटिन्यूअसली मैं आपकी क्लास करती थी, तो टारगेट्स होते थे, तो फिर मैं उसको अचीव करने की कोशिश करती थी कि नहीं यार, क्या है ना, सर टेस्ट लेंगे तो करना है, बताना है, क्लास में बताना पड़ेगा। तो
पढ़ लेती थी उस चक्कर में बहुत अच्छे से। और उस दौरान फिर मैंने एग्ज़ाम दी। मेरा पढ़ने का टाइम हो जाता था कि मैं रात के समय पढ़ती थी और आपकी 3-4 क्लासेस रहती ही थी दिन में, तो फिर उस तरीके से मतलब जो जून में एग्ज़ाम हुई वो मैंने दी। बट उसमें मेरा नहीं हुआ, 84 के आस-पास मेरे क्वेश्चन्स करेक्ट थे, 84-85। चलो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यूटी लगे तो रहना है। अब मेरा सिचुएशन ये था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम देना है, एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम है। बट वो मैं जब भी उसके लिए एलिजिबल होती तब मैंने सेट और नेट निकाला होता, बट उस समय मेरा कुछ ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर मैंने एमपी सेट पे फ़ोकस किया। और क्लासेस तो मेरी चल ही रही थी, कंटिन्यूअसली क्लासेस ले रही थी। और 27 अगस्त को जब ये एमपी सेट हुआ, तो फिर उसके अंदर मेरा हो गया, उसके अंदर मेरे 212 स्कोर था। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहना है और लगे तो मैं कंटिन्यूअसली क्लासेस भी अटेंड करती थी और पढ़ती होती थी। तो फिर ये वाला जो एग्ज़ाम है वो निकल गया। मेरे को खुद को भी नहीं पता चला कि क्या इतनी प्रिपरेशन हो गई। बहुत बढ़िया। तो देखिए वही सबसे पहले कि आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि इनका फर्स्ट जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया अप्रैल के अंदर 83-84 क्वेश्चन इनके सही थे। लेकिन 83-84 क्वेश्चन के तहत भी इनका मतलब नेट नहीं निकल पाया, रह गया कुछ नंबर से, 1 या 2 नंबर से। हालाँकि मुझे उम्मीद थी, 2 ही महीने कनेक्ट हुई थी हमारे साथ और हमारा जो पढ़ाने का जो थोड़ा-सा मोड रहता है वो एक रहता है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होके पढ़ाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आया है सीधा और लेक्चर लिए और कंप्लीट नहीं, कि ये भी देखे कि कितना कवर कर रहा है स्टूडेंट साथ-साथ में। तो ये अच्छे आंसर जब करते थे तो मुझे उम्मीद ये लगने लगी थी कि हाँ, एक जेआरएफ मेरा ये पक्का है, श्योर है ये जेआरएफ, है ना? लेकिन आंसर की तक भी ये लगा कि चलो नेट तो हो ही जाएगा, जेआरएफ नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनली तो इनका नेट भी नहीं हुआ। अब फिर ये है कि चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन्होंने अपनी चूँकि इनका टारगेट सिर्फ़ नेट जेआरएफ नहीं था। इनका टारगेट था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है एनी हाउ कुछ भी। मान लिया इनका स्टेट के अंदर एमपी के अंदर सेट निकला, तो सेट में मेरिट से काफ़ी अच्छा स्कोर इनका रहा। तो वो पता था मुझे कि आएगा ही आएगा, चूँकि मेहनत ये बहुत ज़्यादा करती थी। उसके बाद अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, तो दिसंबर के लिए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल फुल्ली रेडी किया हुआ था। जो कमियाँ पिछली बार सिली मिस्टेक्स इनकी हुई थी, उन सिली मिस्टेक्स पे दबा के काम किया और 79 क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ 100 नेट के अंदर लाना, कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। लेकिन किया और मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो अच्छा ये बताइए अपूर्वा कि जैसा कि आपने पिछली बार बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की, उनको कैसे क्रॉस किया इस बार? सर एक्चुअली क्या हुआ था अभी, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, कैग में है। और उनको कंटिन्यूअसली ऑडिट पे जाना पड़ता है, इज असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर। तो वो अभी तो यहाँ पे है नहीं, अभी उनका ट्रांसफर मतलब हैदराबाद में है और कंटिन्यूअसली ट्रैवल ही करते रहते हैं। तो मैं अभी उनके साथ रह नहीं रही हूँ, वो बाहर है अभी। तो दिवाली पे वो आए थे, तो उन्होंने बोला कि यार अभी एक बार तू देख तो कि तूने क्या सिली मिस्टेक्स करी। अपन पेपर एनालिसिस करते हैं, तो उस दिन मैंने पेपर एनालिसिस किया। उसके पहले मैं मतलब मैं इतनी डर रही थी उस पेपर को देखने में कि मैंने जो मेरी शिफ्ट का पेपर था वो पेपर वापस देखा ही नहीं। फिर जब मैं क्रॉस चेक करने बैठी और इनके साथ बैठी और इन्होंने पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो मेरे 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो रहे थे जितने मेरे करेक्ट थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि तू क्या सिली मिस्टेक्स करके आई है, मतलब क्या किया तूने, मतलब तुझे आता सब है और तूने सिली सिली मिस्टेक। क्या होता है कि जब हम एग्जाम के प्रेशर में रहते हैं तो हम कई बार है ना, मतलब जैसे सैन फ्रांसिस्को लिखा है और न्यूयॉर्क लिखा है। एक क्वेश्चन था, स्टिल आई रिमेम्बर, अदर पार्टी को फाउंडेशन कहाँ पे होगा। तो वो मतलब वो स्टेटमेंट मैंने उसको करेक्ट समझ लिया किस माइंडसेट के साथ। तो कई बार हम क्या होता है कि मतलब प्रेशर के अंदर जब एग्जाम का प्रेशर होता है और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा डीआई भी बचा है, ये भी बचा है, तो हम ढंग से कई बार पढ़ते नहीं। हम उस चक्कर के अंदर मेरे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन। तो वो चीज मुझे इस बार नहीं करनी थी। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि आई शुड फोकस ऑन हिस्ट्री ओनली, क्योंकि फर्स्ट पेपर से मुझे ज्यादा वो था नहीं। मुझे मतलब ऐसा पता था कि मैं गिरी से गिरी हालत में भी इसमें 30 क्वेश्चंस तो मेरे करेक्ट होना ही है। तो मैं फर्स्ट पेपर तो मैंने देखा ही नहीं, बस जाके एग्जाम के एग्जाम दिया, दैट्स इट। और बस मैंने पेपर 2 पे ही अपना कंसंट्रेट
किया था पूरा तरीके से फुली फोकस, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम आने वाला है, तो मुझे उसके अंदर है ना हिस्ट्री पे ही मेन फोकस करना है, तो मेरा फोकस मेन हिस्ट्री पे ही था। हाँ, तो फैमिली सपोर्ट रहता है कोई मतलब पढ़ने-वढ़ने में और किसी प्रकार की कोई समस्या फैमिली के अंदर तो नहीं है? तो बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सास ससुर, जब मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ तो हर तरीके से फुल सपोर्ट मिलता है मुझे। कोई भी मेरे को इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो पहले भी मैंने आपको बताया कि माय हस्बैंड इज वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन आई एवर हैव इन माय लाइफ। और मेरी मायके की साइड की फैमिली से भी मुझे हमेशा बहुत बूस्ट, बहुत सपोर्ट मिलता ही रहा है, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो इस चीज का बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। और भले ही मतलब मेरी बेटी अ, ये बोलना कि वो मेरी है ना इस जर्नी के अंदर हर्डल रही, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती, वो मेरा मोटिवेशन रही कहीं ना कहीं। मतलब मेरे को मैं मतलब बच्चे के साथ, अब वो 1 साल के पहले पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, रात भर नहीं सोना ये वो, बट कहीं ना कहीं उसको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। दिन में तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। रात को 11 बजे बैठती थी पढ़ने, 3-4 बजे तक, साढ़े 3, 4, 5, जितने भी बजे तक पढ़ते बन गया उतने बजे तक पढ़ती थी। क्योंकि दिन में एक स्ट्रेच में मैं इतना लंबा स्ट्रेच नहीं दे पाती थी पढ़ाई के। क्योंकि उठना है उसको, कुछ उसका कुछ काम है, कुछ ना कुछ काम है, बीइंग अ मदर, न्यू मदर, आपका मन भी करता है कि आप आपके बच्चे के ऊपर भी पूरा फोकस करो, और मैं उसकी कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। वो मेरा एक नेचर है कि नहीं, आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ इन एनीथिंग, कि मैं उसको स्क्रीन टाइम दे दूँ, तो मोबाइल पकड़ा दूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो इसमें मुझे थोड़ी दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा आई, बट ठीक है, वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि नहीं, मेरे को इसके लिए कुछ करना है। ये कल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मम्मा आप इतनी इंटेलिजेंट थी, क्या करा आपने? आपने कुछ करा क्यों नहीं? तो वो वाला फैक्टर वो रहा। दिन में मैं बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रेच में नहीं पढ़ पाती हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे कर के। पर जो मेरा रात का टाइम होता है उसमें मैं एक स्ट्रेच में पढ़ लेती हूँ, कि क्योंकि सिटिंग बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैं रात को पढ़ लेती थी। बहुत बढ़िया भाई। तो अच्छा एक ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भई हमें जि चीज़ें हम पढ़ते हैं, आपने यूपीएससी के मोड में पढ़ा, अब उसके बाद जब आप नेट की तैयारी करें तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है कि एक लॉजिक है एफएलपी वाला, कि आपको फैक्ट्स तो आपको आने ही चाहिए। फर्स्ट थिंग है कि अगर हिस्ट्री के अंदर आप फैक्ट से आप बच रहे हैं, तो आप लॉजिक ही क्या लगाएँगे फिर, है ना? जब फैक्ट्स नहीं है तो लॉजिक नहीं लगेगा, फैक्ट्स से बच नहीं सकते आप। तो एक तो आपको फैक्ट्स करना पड़ेगा, और एक जैसे कि हमने उसके अंदर यूपीएससी के अंदर एक कहावत सुनी है कि स्टूडेंट जो है वो कलेक्टर बनने के लिए आता है, लेकिन वो मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाता है। मतलब मटेरियल दुनिया भर का आजकल मार्केट में है, कमी नहीं है। हिस्ट्री के अंदर भी चाहे आप 2 कमरे फिल कर लीजिए अपने, तो 2 कमरे जो है आपकी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर आपके कवर हो जाएँगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 500-600 पेज के 3 अलग-अलग पार्ट्स, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और आपका हिस्टोग्राफी का छोटा-सा एक पार्ट होना चाहिए, जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नेट है, जेआरएफ है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मेरे लिए सफिशिएंट है। ये इसके लिए आप क्या कहेंगे अपूर्वा? सर देखिए, मेरा क्योंकि मैं पढ़ने की शौकीन हूँ, आई लव रीडिंग, और मेरा शौक है इंस्पिरेशन, मतलब मुझे कोई वो बूस्ट नहीं चाहिए कि कोई मुझे बोले कि तू पढ़ पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि फैमिली लाइफ भी है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, मेरी मतलब कि बेबी का भी फर्स्ट सारे फेस्टिवल्स थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चीज सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। तो उस दौरान मैं सेलिब्रेशंस भी करती थी। तो क्या होता था, जिस भी दिन मैं बहुत नहीं पढ़ पाती थी, तो उस दिन मैं फैक्चुअल नहीं कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ती थी। लाइक उपिंदर सिंह पढ़ ली, लाइक सतीश चंद्रा पढ़ ली, विपिन चंद्रा पढ़ ली। मतलब ये मैं अपने इंटरेस्ट पढ़ती थी, लाइक अ नॉवल, कि अपन ने खोला और पढ़ लिया, ताकि पढ़ाई से कनेक्टिविटी रहे। मैंने अपनी जर्नी में ये रियलाइज करा है कि आप भले ही 1 घंटा पढ़ो, भले ही 2 घंटा पढ़ो, बट
आपकी कनेक्टिविटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन 2, फिर उसके बाद 3 दिन आपके पास आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपके पास कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भले ही टाइम मिले ना मिले, आपको 1 से 2 घंटा निकाल के कुछ ना कुछ जो भी आप पढ़ मतलब जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वर्स्ट केस सिनेरियो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए, तो उस दिन भी आपको 1 से 2 घंटा कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और फिर जब मेरा मतलब मैं जो पढ़ती थी, तो वो मैंने बहुत कम सोर्सेस वो करे थे एग्जाम निकालने के लिए। वो था जो चौबे सौरभ चौबे जो बुक आती है, हिंदी के अंदर ही, मतलब कि हिंदी वाला ही मेरे पास वो है, एंशिएंट का भी और मेडाइवल का भी, और मॉडर्न के लिए परीक्षा वाणी। दैट्स इट। उसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की जो 14,000 क्वेश्चन 15,000 क्वेश्चन की बुक थी, वो मैंने पीवाईक्यूज उसके अंदर से वो क्वेश्चंस करे हुए थे, और जो पीवाईक्यूज है वो। इसके अलावा मैंने एग्जाम के लिए कुछ और वो नहीं करा। अब ये बुक्स मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मेरे को खुद को भी नहीं याद है, 25 बार 30 बार, इतनी बार तो मैं मतलब उनकी रीडिंग मतलब लगा चुकी हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सोर्सेस पे स्टिक रहें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको बार-बार पढ़ते रहें। आप सोचिए कि आज आप प्रजापति पढ़ लो, दूसरे दिन पार्टीशन, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ लो, तीसरे दिन उपिंदर सिंह पढ़ लो। तो ऐसे तो आपका बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ वो नहीं होगी। आपका सोर्स फिक्स होना चाहिए और आपको कंटिन्यूअसली वही सोर्स पढ़ना चाहिए। वही सोर्स यदि आप पढ़ते रहते हो, तो आपको ये भी पता याद हो जाता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा है, और एग्जाम में आता वही है। हर बुक में अलग-अलग तरीके से वही चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आप अलग-अलग सोर्सेस पढ़ते हो, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को है ना वो नहीं कर पाता, एनालाइज़ नहीं कर पाता, रिसीव नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाते। फिर हमको लगता है कि अरे ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, इतनी सारी बुक्स खरीदो, इतना सारा पढ़ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टिक टू योर गन जो बोलते हैं, स्टिक टू योर नोट्स, यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो। आपको बस अपने नोट्स पे जो भी आप पढ़ रहे हो उससे स्टिक रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, नहीं। और जो भी पढ़ रहे हो उस पे विश्वास रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ, पता नहीं इसमें से आएंगे कि नहीं, दूसरे से तो नहीं आ जाएंगे। ये वाली चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अपूर्वा, है ना? देखिए, जब आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, तो हम हमारा जो मीडियम रहता है जनरली वो तो हिंदी हमारा मीडियम है, हिंदी में ही हम पढ़ाते हैं। जो अभी जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं, है ना? लेकिन आपका भी मीडियम इंग्लिश है और लगभग कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जेएनयू से है, बीएचयू से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या हो गया है या अभी पीजी में है जो कनेक्ट है हमारे साथ। तो वो भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जेआरएफ निकला है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपसे पहले भी हैं, है ना? और अभी कनेक्ट भी है क्लास के अंदर। तो ये जो कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स का रहता है कि हमारा मीडियम इंग्लिश है और हम हिंदी में कैसे कवर करें और हिंदी में मैटर भी नहीं है, तो ये मैनेज कैसे होता है इस चीज़ का? सर देखिए, एक्चुअली मैं ऑलरेडी एमपी से बिलोंग करती हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर चुकी हूँ, तो मुझे ऑलरेडी हिंदी का कंटेंट, हिंदी का मटेरियल पहले भी मुझे देखना पड़ा है। तो मुझे कोई एज सच ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं लगती, और हिस्ट्री कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट है नहीं। तो कोई बाइलिंगुअल या मतलब कि कंबाइन ऑफ लैंग्वेज के साथ भी हम पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज होती है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हिस्ट्री को पढ़ना डेफिनेटली थोड़ा-सा लगता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब हम वो ही नोट्स हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंस लगता है। क्लास में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अपना जो नोट्स हम पढ़ते हैं, जैसे आप सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को ट्रैक पे लाने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है कि हिंदी में पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज देखा जाए तो इट्स क्वाइट ईज़ी एज़ कंपेयर टू हिंदी। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक होती है, बट आप धीरे-धीरे पढ़ के उसके साथ भी आप फ्रेंडली हो जाते हो। ऐसा कोई इतना बड़ा ये इश्यू नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश, इट इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिस्ट्री। यदि आप है ना कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो वहाँ पर डेफिनिटली प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट नॉट इन अ केस ऑफ हिस्ट्री। देखिए, जो अपना लक्ष्य है, एम है अपना, पहले से वो फिक्स होता है सब कुछ, है ना? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं या मैं आपको बताऊँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये नहीं पता अभी, मान लिया वो तैयारी करना शुरू करते हैं, उनके दिमाग में आता है कि चलो हम पीजी कर रहे हैं, तो उनको बताते हैं कि नेट जेआरएफ, चलो ठीक है, उनको पता चल जाता है कि नेट जेआरएफ ये चीज़ है।
लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है उनको मिसगाइड ये करते हैं कि नेट जेआरएफ से कहाँ आपको जॉब मिलने वाली है। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि देखो, किसी भी आप मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी की आवश्यकता होती है, स्टेज से ही जाना होता है। आप जब यूपीएससी कवर करते हैं, यूपीएससी के अंदर आप कोई भी पोस्ट निकालते हैं, तो भाई पहले प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू निकालेंगे, फिर आप जाएँगे। और ऐसा भी हो जाता है कि इंटरव्यू के बाद अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप एकदम फिर ज़ीरो से रीस्टार्ट, रीस्टार्ट वाला जो अभी मूवी भी आपने देखी 12th फेल वाली, कि रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट मतलब कि, और आपने आपके अटेम्प्ट कंप्लीट हो गए, तो वहाँ पे तो ये होता है कि फिर क्या ऑप्शन है वहाँ पे? तो कोई ऑप्शन वहाँ पे नहीं बचता। ऐसे ही आप सीजीएल के अंदर देखिए, कि सीजीएल में भी आप प्रीलिम्स देंगे, आपका प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीएस में सभी पार्ट्स, करंट अफेयर को अपडेट करना पड़ेगा। या फिर टियर 3 तक दिया हुआ है, तो वो मुझे पता है। वो तो स्टार्ट, रीस्टार्ट और उस एग्ज़ाम में तो इतना मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने 2016-17 उस समय मैंने दिया है वो। और जब मैं पेपर देने जा रही थी, उसके आधे घंटे पहले फ़ेसबुक पे वो मैथ्स का पूरा पेपर लीक हो चुका था। और वापस से हमारा सेंटर में वो पेपर मतलब कि वो हो गया था, फिर वापस पेपर हुआ था। वो तो 2018 का था, हाँ, 2000, हाँ, 18 के साथ। मेरे वो स्टिल आई रिमेंबर कि अ, ये वाला प्रॉब्लम तो हर चीज़ के साथ है, बट आपको किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के उस चीज़ पे फ़ोकस तो करना ही पड़ता है। नहीं, मैं हाँ, ये भी कह रहा था कि मैं जो चर्चा कर रहा था कि कह रहे थे कि जॉब नहीं मिलती जेआरएफ से ना, या नेट से जॉब नहीं मिलती। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनिए मेरी बात, कि लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं। मेंस जो देते हैं वो हज़ारों में देते हैं। 5,000 बच्चे मेंस देते हैं, जो कि वैकेंसी वही 600, 700, 800 मैक्सिमम वैकेंसी आपकी रहती है। इंटरव्यू के लिए फिर थोड़े से बुलाए जाते हैं। ऐसे होता है ना, फॉर्म कितनों ने डाला? लाखों ने डाला। फिर उसके बाद ऐसे सीजीएल में लाख की जगह करोड़ भी हो जाता है। मतलब ये ग्रुप डी वगैरह या कांस्टेबल में तो करोड़ तक भी संख्या चली जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं ना कि भाई जेआरएफ निकाल लिया, नेट निकाल लिया, फिर आगे प्रोफेसर बनने के लिए कहाँ से वैकेंसी लेके आए? भाई ये जो वैकेंसी आती है, मान लिया कहीं पे सब्जेक्ट की 20 वैकेंसी है, 30 है, 40 है, या पीजीटी की आती है 40, 50, 60। भाई जो अपने आप को सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लेगा, तो मैं ही मानता हूँ उसके लिए तो ये वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर तैयार अपने आप को कर रखा है। अदरवाइज बिना तैयारी के तो, चाहे आपके पास 1000 वैकेंसी भी आए, तो तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लड़ना तो उनको भी पड़ता है, वहां भी एक एक सीट के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ पर भी एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो फिर आप क्यों? और जेआरएफ, अगर यहाँ तो एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है, ये तो कहीं और है भी नहीं और दूसरी जगह, कि जब आप यूपीएससी जाते हैं, कोई आपको स्टिपेंड तो मिलता नहीं है, कोई आपको फेलोशिप तो वहां पे मिलती नहीं है कि चलो बेटा आप मेंस निकाला, हम आपको फेलोशिप आपको दे रहे हैं, या आप इंटरव्यू निकाल रहे हैं, आप हमको फेलोशिप दे रहे हैं। ऐसा ही भाई सीजीएल वाले, उनको फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। आपने कि और ये भी है कि एक बात और मैं आपको बताऊं, कि आपने सीजीएल का आपने इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू के बाद आप आउट आए हैं, और आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, और आप वहां पे जॉब के जब करने के लिए जाएंगे, तो आप वहां पे बोलेंगे कि मैं सीजीएल के इंटरव्यू के बाद मैं फाइनल आउट हुआ हूं। वो आपको कोई कंसिडर थोड़ा करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि सीजीएल का इंटरव्यू दिया है तो क्या कर लेगा ये? लेकिन जब आप जेआरएफ आपका कम से कम हो रहा है, सबसे पहली बात है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जितनी, मान लिया एक सैलरी टाइप जो होती है नॉर्मल सी, अभी तो 45,000 है, तो एक सैलरी आपको मिलती है। और उस सैलरी के साथ में ठीक है आपका रिसर्च वर्क होता है, लेकिन वो चल जाता है सब। और उसके साथ साथ में आप जो है अपनी आगे फर्दर स्टडी जो है, चाहे यूपीएससी है, एसएससी है, कुछ भी है, वो भी आपका जो टारगेट है वो आप कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर निश्चित रूप से आपने प्रोफेसर बनना है, तो ये भी बन सकते हैं। 4-5 साल का समय बहुत होता है एक कंपटीटर के लिए, मैं जो मानता हूँ। अगर सीरियसली किसी ने 1 साल दे दिया तो होता, तो वो भी बहुत है। लेकिन 4-5 साल तो फिर कुछ किसी भी प्रकार से कम नहीं रहते हैं। और यहाँ पर पैसे के साथ साथ में फिर ये भी है कि 1%, चलो ठीक है, आपका पीएचडी कंप्लीट हुआ, आपको जॉब नहीं मिल रही, ये भी फाइनल नहीं हुआ है, और जेआरएफ भी अब कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे एक अल्टरनेट ऑप्शन है। आप किसी भी डिग्री कॉलेज के अंदर आप जाएंगे एडहोक बेस पे, या किसी भी बेस पे आप जाके वहाँ पे आपको मिल जाता है, अपना ठीक ठाक सा खर्च पानी हो जाता है। तो ये जो जेआरएफ की तैयारी करने, जो एक भ्रम है, मिथ जो बच्चों ने पाल रखा है कि क्या फायदा है इस चीज का, तो उसके बारे में बताइए पूर्व। सर, सबसे पहली बात तो आपको एक मेंटल बूस्ट मिलता है कि यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग, यू आर एबल टू डू समथिंग इन योर लाइफ। सेकंड चीज ये होती है कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल
डोर्स खुल जाते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दे सकते हो। और यदि आपकी एक्सपर्टीज है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो मल्टीपल स्टेट्स की पीजीटी और अलग अलग तरीके के एग्जाम्स निकलते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई करके अपने आप को कहीं ना कहीं सेट कर लेते हो। डेफिनेटली मैंने खुद ने एमपीपीएससी का इंटरव्यू तक दिया है, सीजीएल का टीयर 3 भी दिया है, तो आपको उस चीज से कोई है ना वो रिकग्निशन नहीं मिलता, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको काफी सारी उस चीज के पॉजिटिव वो मिलेंगे कि आखिर में आपको पढ़ने के बाद में कुछ ना कुछ उसका एक फायदा, डेफिनेटली पीएचडी करते करते आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा साइमल्टेनियसली, अब आपका खुद का भी कुछ कर सकते हो, इतना आप कैपेबल हो जाते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, आप लाइफ में यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ, अचीव कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और बाद में आपके पास मल्टीपल डोर, आप नेट जा रहे हो, यदि हम बात करते तो ये हिस्ट्री का आई थिंक सबसे मतलब बड़ा एग्जाम हो गया। फिर उसके बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ, हम स्टेट लेवल पे जो एग्जाम है उसको हम क्रैक करने कॉम्पिटेंट है, हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट वाली वो जो बात है वो आपके अंदर आ जाती है और मल्टीपल डोर्स खुल जाते हैं। अच्छा, एक चीज आपने और फील की होगी, मैं एक चीज और भी बोलता हूँ स्टूडेंट को, मैं सीधी बात करता हूँ, मतलब वो इधर घुमा फिरा के एक प्रोफेशनल जो कोचिंग के अंदर होती है वो तो मैं कभी बात करता नहीं, चाहे कोचिंग हो, कोचिंग से बाहर की वीडियो हो। और कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी लगती है और कुछ को लगता है कि पता नहीं क्या ही चीजें। लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ कि हम जो तैयारी शुरू करते हैं ना, नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ की ही तैयारी नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे ना, हम अपने सब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम हो, आपका प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, कोई भी हो, आपने नाम रख के पढ़ा है कि चलो नेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वो तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं होती है। ऐसा ही होता है अपूर्वा? यस, एक्चुअली देखिए सर, जब हम है ना अब एमपीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों चीजों के लिए आपको बहुत ही डाइवर्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एमपी के अंदर एमपी का आता है, राजस्थान के अंदर राजस्थान का आता है। बट इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ और यदि आप कोई इस तरीके के एग्जाम निकालते हो, तो हिस्ट्री तो आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है जो मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल स्टेट के एग्जाम में एक जैसा ही रहना है, वो कभी चेंज नहीं होना है। वो आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एंगल यहाँ पे देखने मिलता है, जो आपको यदि आप है ना, एसएससी सीजीएल इज कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम, यूपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, एमपीपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, आरपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप यदि यूपीएससी की तैयारी करते रहो तो आप एमपीपीएससी भी निकाल लोगे। इट इज नॉट अ केस, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। आपको उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगी। वैसे ही आप राजस्थान का सोचोगे तो उसके लिए अलग, बट यहाँ पे आपकी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट है जो हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पीजीटी का एग्जाम, अलग अलग स्टेट्स के उन्होंने एग्जाम्स निकाल लिए। अभी एक बात और याद आ गई है ना, वो बातों में से ही बात निकल रही है, चूंकि आप जुड़े हुए पिछले साल में। हमने एक चीज और भी देखी है कि हमने पिछले 3-4 साल से कोचिंग करा रहे हैं, और 3-4 सालों में हमने कभी भी किसी भी स्टेट का अब से पहले, अब तो कर दिया स्टार्ट, लेकिन अब से पहले ऐसा नाम रखे कि एमपी पीजीटी हमारा बैच स्टार्ट हो गया हिस्ट्री का, या डी ट्रिपल एस बी हमारा बैच हो गया, स्टार्ट हो गया, या हरियाणा पीजीटी, राजस्थान पीजीटी, या राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, हमने ऐसा कोई नाम रखे बैच नहीं चलाया। हमने सिर्फ चलाया क्या, नेट जेआरएफ। और उसी नेट जेआरएफ से बच्चे, मैंने नोट किया कि बिहार के अंदर 6 बच्चे बिहार से हमारे साथ कनेक्ट थे नेट जेआरएफ के अंदर, 6 में से 5 बच्चों का पीजीटी हो गया, 6 में से 5 बच्चों का पीजीटी। ऐसे ही एनबीएस के अंदर हुआ, ऐसे ही जो दूसरे स्टेट्स के पीजीटी उनमें हुआ। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने तो भाई नेट का बैच चलाया, नेट की उन्होंने कोचिंग की, वो निकला उनका पीजीटी। ऐसा होता है ना अप्रूव? हाँ सर, मतलब इसमें ऐसा है कि मैक्सिमम चीजें कॉमन में है, बहुत कम आपको, जैसे अब कई स्टेट्स ऐसे जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एमपी पे फोकस करना थोड़ा सा जरूरी है, 50 क्वेश्चन उस एरिया से आएंगे, मतलब पेपर वन। बट जो पीजीटी वगैरह का एग्जाम है उसमें तो आपको इतना सारा कॉमन सब मतलब वो मिल जाएगा कि आपका पूरा की पूरा यहीं पर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ अलग आता है, बाकी तो पूरा सिमिलर ही रहता है।
तो मतलब कि ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ के मल्टीपल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप उनको निकाल सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट भी रख सकते हो और आपकी जॉब तो आसानी से फिर लगी जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मुझे मिली। बाकी ये वाली चीज आप सोचो कि जेआरएफ निकाल के क्या होता है, तो ऐसा नहीं है। जेआरएफ निकाल के आपकी मल्टीपल डोर्स खुल जाते हैं। तो अब ये वाला इंटरव्यू मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, इंटरव्यू नहीं है ये, जस्ट एक वार्तालाप है, बातचीत है कि जो एक रास्ता 7-8 महीने का रहा है वो कैसे उसको एंजॉय करते हुए चले हैं, कि जो फंक्शंस हुए हैं या जो भी हर्डल आए हैं या जो भी अपना जो भी रहा उनको सबको एंजॉय किया, और उस एंजॉय के साथ में ये काम हमारा कंटिन्यू रहा, मतलब पढ़ने वाला स्टॉप नहीं लगा बीच में ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि बहाने नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी, है ना, सीधी सी बात है कि थोड़ी सी समस्या आई और बहाने बना के बैठ गए कि हमारे से नहीं होगा ये, अब हमारे तो तैयारी नहीं हुई। ऐसे नहीं बनाना है, टाइम आपका है, सभी के पास यही 24 आवर्स है, इन्हीं में से निकालना है। दिन में निकाल लो, रात में निकाल लो, सुबह में निकाल लो, नींद कम करो, जो खाना कम करो, जो भी है वो आपको ही करना है। अब दूसरी बात आती है कि भाई आप इस फॉलो करेंगे जो चीज़ें इनके द्वारा बताई गई है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कॉमन आप अपने आप से पाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी निराश ना हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साथ साथ में सीजीएल दे रहे हैं, तो वो भी सोचे थोड़ा सा, है ना। तो चीज़ें ये है। और बाकी भाई आप 7-8 महीने का एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ कनेक्टिविटी रही, तो 1 मिनट के अंदर वो भी बता दीजिए कि जो स्टूडेंट्स नए हैं और हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं या अभी सर्च कर रहे हैं चूंकि जून के लिए, और वो इधर उधर देख भी रहे हैं, हमारी भी ऐप है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। तो कुछ बता दीजिए स्टूडेंट्स को उसके बारे में। हाँ सर, आपकी क्लासेस तो अ, बहुत अच्छी है इस सब्जेक्ट को निकालने के लिए। क्लासेस तो करेंगे तो उससे उनकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी कि नहीं, सर ने बोला है कि ये पढ़ के आज टेस्ट देना है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है। आप कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, अपना अपना अपने को बेस्ट देना है और ये चीज इस तारीख को हो जानी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कनेक्ट रहो, तो ये वाली चीज होती है। सेकंड चीज, हमको ये पता चल जाता है कि हमारे जो कंपटीशन है वो लोग कितना पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमको compete करना है, वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमको कहाँ पर स्टैंड करना है। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूंगी सारे स्टूडेंट्स को कि अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं है कि है ना, एंशंट है तो इस एंशंट के अंदर हम प्रजापति भी ले ली, उपेंद्र सिंह भी ले ली, चौबे भी ले ली, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, 50 बुक्स मार्केट में है। स्टिक टू योर सोर्स। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं करना है कि उसको रिवाइज नहीं करना है, मतलब आपको लिटरली पता होना चाहिए कि मैं ये पेज खोलूंगी तो ये वाली चीज इस पे लिखी है, और वो अपने आप हो जाता है जब आप है ना 20 25 30 बार एक ही चीज को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो। तो आपको लिटरली याद हो जाता है कि इतने से इतने पेज पे मॉडर्न हिस्ट्री का है ना यूनिट नंबर 9 हो जाएगी, यूनिट नंबर 10 हो जाएगी, और है ना यहाँ से यदि पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 3 इतने से इतने पेज के अंदर है और यहाँ पर है, और हमको ये वाला आज रिवाइज करना है। तो वो अपने आप ही हो जाएगा, बट वो तभी होगा जब आप आपका जो भी सोर्स है उसको कंटिन्यूअसली 20 बार 25 बार पढ़ चुके हो, आप कंटिन्यूअसली बस उसी को पढ़ रहे हो, ऐसा चेंज नहीं करना है। वो सबसे बड़ा फैक्टर है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। अब नेक्स्ट आपके साथ जो कनेक्टिविटी होगी, अब अगले महीने के अंदर इनका एमपीपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का है, तो हिस्ट्री तो जो पढ़ा है वही काम आएगा। अभी एमपी का ही अपना कवर कर रहे हैं, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनोगे, वहाँ भी आपकी एक रैंक आएगी। आपका ये जो सेशन हो रहा है, मैं इसको रिकॉर्ड तो हो गई है, अपलोड होगा, जब ये प्रोफेसर बनेगी और वहाँ रैंक आएगी तब मैं इसको शेयर करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। ये जो लास्ट वाली क्लिप है। धन्यवाद भाई। राइट।